हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स अलजेब्रा नाम का टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखी थी। और यूनिट नंबर सेकंड में हमने एक बड़ी थ्योरम की थी। लास्ट क्लास में एक थ्योरम जिसके 4 पार्ट थे, तो चारों पार्ट हमने सोल्व कर लिए थे। अब हम अगली थ्योरम पर चलते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। थ्योरम: A linear transformation T from V to V dash is isomorphism then v1 v2 v3 vn v1 v2 v3 vn is linearly independent set if and only if t v1 t v2 so on t vn is linearly independent. समझना, पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, उसके बाद हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट में समझना है हमें कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से लेकर के V डैश तक हमें पहले से ही गिवन है। और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 भी है एंड ऑन-टू भी है। ये आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है, इपीमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। ये सब बीएससी थर्ड ईयर में था। अभी मैं सिर्फ जितना काम आएगा उतना बता देता हूँ कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ में अगर 1-1 और ऑन-टू दोनों होती है तो मैं बोलूँगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1-1 प्लस ऑन-टू जो होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होगा आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 और ऑन-टू हमें पहले से ही दे रखा है। तब हमें एक बात प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है देन कि अगर v1 v2 v3 vn अगर li होगा तो tv1 tv2 tv3 tvn भी li होगा। और फिर हमें मानना है कि tv1 tv2 tv3 tvn अगर li है तो फिर हमें प्रूव करना है कि v1 v2 v3 vn भी क्या होगा? li होगा। जब भी इफ एंड ओनली इफ का केस आता है तो ये मान करके ये प्रूव करते हैं और ये मान करके ये प्रूव करते हैं। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो सारी बातें हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? प्रूफ। सबसे पहले तो लेट t फ्रॉम v टू v डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? दैट इज t फ्रॉम v टू v डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोमा 1-1 एंड ऑन-टू। तो t जो है वो v से v डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 है एंड ऑन-टू है। ठीक है, ये हमें पहले से ही गिवन है। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो क्या है कि t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनेगी? अल्फा t ऑफ u प्लस बीटा t ऑफ v फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू कैपिटल V। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, ये तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। 1-1 का मतलब क्या है? एंड 1-1 का मतलब है कि इफ दो एलिमेंट की इमेज सेम है, t ऑफ u और t ऑफ v अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब दो एलिमेंट की इमेज सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे? इक्वल ही होंगे। ये मतलब है 1-1 का। एंड ऑन-टू का मतलब क्या है? ऑन-टू के लिए हम बोलते हैं कि ऑन-टू मतलब कोडोमेन जो है अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के पास। मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए।
इसका हर एक एलिमेंट रेंज में आना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए वी के अंदर, कि वी के अंदर से आवाज़ आए कि ये मेरी इमेज है वी डैश के अंदर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा वी डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब वी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए वी के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो वी का एलिमेंट बोलेगा कि ये मेरी इमेज है। समझ गए? तो यहाँ के हर एक वाई एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ऐसा एक्स एलिमेंट होना चाहिए कि टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बने, वाई बने। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वी डैश देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है कि डोमेन वाले एलिमेंट की इमेज क्या बनेगा, कोडोमेन का एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट बिजी एलिमेंट है, कनेक्टेड एलिमेंट है। इसका मतलब कोडोमेन के पास कोई भी खाली एलिमेंट नहीं है। तो खाली एलिमेंट नहीं होगा तो कोडोमेन पूरा पूरा रेंज सेट के बराबर है, रेंज सेट के बराबर है। इस वजह से टी क्या बनेगा अपने पास, ऑन टू बन जाएगा। क्लियर है? ये बात तो हमें पहले से ही गिवन है। अब मैं मान लूँगा कि V1 V2 V3 Vn क्या है अपने पास, Li है। अब हम मानते हैं now let V1, V2, so on, Vn is Li set। Li set है। Li set होने का मतलब क्या है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखने के बाद सारे के सारे कोफिशिएंट भी 0 होने चाहिए। इसका मतलब है कि दैट इज, या फिर और हमें प्रूव क्या करना है इसके बाद, पहले ये लिख दो क्या प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट TV1, TV2, so on, TVN is लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी कैसा सेट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। ठीक है, अब सिंस चूंकि पहले से पता है अपने को क्या, V1 V2 V3 कैसा है, Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो मैं बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट α1, α2, α3, सोन αn क्या बनेगा हमारे पास, αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इक्वल टू 0 एंड α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू सोन इक्वल टू αn इक्वल टू क्या है, 0 है। हाँ कि ना? V1 V2 V3 Vn अगर सारे Li सेट हैं, मतलब ये जो कलेक्शन है वो Li सेट का है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 0 बनेगा और सारे कोफिशिएंट भी क्या होंगे, 0 होंगे। Li हो या Ld हो, लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा बराबर 0 होता है। अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हैं तो Li बन जाएगा। अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब कोई एक भी अगर नॉन जीरो कोफिशिएंट बन गया तो फिर अपने पास V1 V2 V3 Vn होता है Ld सेट। अब सिंस पहले से ही अपने को Li दे रखा है, इसका मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद कोफिशिएंट भी कैसे होंगे, 0 ही होंगे। क्लियर है? ये बात हमें पहले से ही पता है। ये बात अगर पहले से पता है तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि TV1 TV2 TV3 TVn भी क्या होना चाहिए, Li होना चाहिए। ये प्रूव करना है तो मैं इसी के ऊपर क्या लगाऊंगा, इसी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन T लगा देता हूँ। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देन बोथ साइड में हम TT ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या बनेगा, T ऑफ α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इक्वल टू क्या बनेगा, T ऑफ 0। क्या बनेगा, T ऑफ 0। अब ये बताओ T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पहले से ही, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट बाहर आएगा अंदर T जाएगा। तो α1 T V1 प्लस α2 T V2 प्लस सोन प्लस αn
टी वी एन इक्वल टू क्या बनेगा, टी ऑफ जीरो होता है जीरो डैश, क्या होता है जीरो डैश। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आई। अब हम क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर देखो ये अल्फा वन इंटू टी वी वन, अल्फा टू इंटू टी वी टू, अल्फा एन इंटू टी वी एन, इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये टी वी वन, टी वी टू, टी वी थ्री, टी वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, है। तो ये पूरा तो पूरा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, क्योंकि कोडोमेन का जीरो एलिमेंट ही है ये, जीरो डैश। तो टी वी वन, टी वी टू, टी वी थ्री, टी वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन तो है बराबर जीरो के। एंड यहाँ पर जो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा एन है वो कैसे हैं, वो पहले से ही कैसे हैं, जीरो है, पहले से ही कैसे हैं, जीरो है। तो हम क्या बोलेंगे कि टी वी वन, टी वी टू, टी वी थ्री, टी वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन तो अपने पास किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। एंड उसके जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट भी कैसे हैं, जीरो हैं। इसका मतलब है कि अपने पास ये टी वी वन, टी वी टू, टी वी थ्री, टी वी एन कैसा होगा, अपने पास एल आई सेट होगा। क्लियर है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा सो लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी वी वन, टी वी टू, टी वी थ्री, और वो किसके बराबर है, जीरो के इक्वल। तो मैं लूँगा सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी वी वन कोमा टी वी टू कोमा सोन टी वी एन इज इक्वल टू जीरो डैश। कैसा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन, पूरा पूरा जीरो के बराबर बना है, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर बना है। एंड ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, दैट इज अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू सोन इक्वल टू अल्फा एन कैसा है, जीरो है। लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने के बाद सारे कोफिशिएंट भी जीरो आए हैं, इसका मतलब है हेंस क्या बनेगा, हेंस कौन सा सेट, टी वी वन कोमा टी वी टू कोमा सोन टी वी एन इज एल आई सेट। कैसा सेट है अपने पास, एल आई सेट है। क्लियर। तो हमें ये बात प्रूव करनी थी कि अगर V1, V2, V3, Vn अगर एल आई है तो TV1, TV2, TV3, TVn भी एल आई होना चाहिए। अब दूसरे में कन्वर्स पार्ट में हमें TV1, TV2, TV3, TVn को एल आई मानना है और प्रूव करना है कि V1, V2, V3, Vn भी कैसा होगा, एल आई होगा। ये बात अब हमें स्टार्ट करनी है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में क्या लेट करना है हमें, लेट टी वी वन कोमा टी वी टू कोमा सोन टी वी एन इज एल आई सेट। कैसा सेट है, एल आई सेट है। देन वी हैव टू प्रूव that V1, V2, सोन Vn इज एल आई सेट। तब हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा सेट होगा, एल आई सेट होगा। अब सिंस पहले से ही टी वी वन कोमा टी वी टू कोमा सोन टी वी एन इज एल आई सेट, ये पहले से ही क्या दे रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दे रखा है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये पहले से ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने के बाद हमें सारे कोफिशिएंट भी क्या लिखने हैं, जीरो लिखने हैं। ठीक है, तो ये एल आई सेट है। तो मैं क्या बोलूँगा, सो देयर एग्जिस्ट अल्फा वन कोमा अल्फा टू कोमा सोन अल्फा एन बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो, मतलब अल्फा वन टी वी वन प्लस अल्फा टू इंटू टी वी टू प्लस सोन प्लस अल्फा एन इंटू टी वी एन इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो डैश। एंड
लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखने के बाद में क्या लिखना है, सारे कोफिशिएंट भी 0 एंड अल्फा 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू सोन इक्वल टू अल्फा n। क्या मतलब है, अगर TV1 TV2 TV3 TVn अगर Li सेट है तो उन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखने के बाद सारे कोफिशिएंट भी कैसे आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि जो भी सेट Li सेट होता है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखने के बाद उसके सारे कोफिशिएंट भी 0 ही आते हैं। ठीक है, TV1 TV2 TV3 TVn अगर अपने पास Li सेट है तो ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि V1 V2 V3 Vn भी कैसा होना चाहिए, Li। तो मतलब कुल मिला कि हमें यहाँ से V1 V2 V3 Vn निकालना है। उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, पहले तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है तो अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अपने पास टी को मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर पूरा पूरा मैटर बन जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। एंड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से अल्फा 1 अंदर जाएगा, टी बाहर आएगा, अल्फा 2 अंदर जाएगा, टी बाहर आएगा। तो इस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, टी ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Vn इक्वल टू 0 डैश को क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ 0 लिख सकता हूँ। 0 डैश को क्या लिखूंगा, टी ऑफ 0। अब बताओ 0 डैश को टी ऑफ 0 कैसे लिखा, पहली बात तो इसको मैं 0 डैश लिख देता हूँ एक बार, 0 डैश। ठीक है, अब बताओ 0 डैश का मतलब क्या है। 0 डैश का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज अपने पास 0 डैश किसकी इमेज हो सकता है, 0 डैश किसकी इमेज हो सकता है, 0 डैश अपने पास V1 V2 V3 Vn की इमेज भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है V1 V2 V3 Vn की इमेज भी क्या बन जाए, 0 डैश, क्योंकि वो कर्नल के एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन, 0 एलिमेंट। क्यों, क्योंकि मैपिंग कैसी है अपने पास, 1-1 मैपिंग है, और 1-1 मैपिंग होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो मोनोमॉर्फिज्म बनता है। कल थ्योरम करवाई थी कि अगर मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर लिखना है एंड टी फ्रॉम V टू V डैश इज 1-1, और 1-1 है तो इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या मतलब है इसका, कर्नल ऑफ टी में कौन एलिमेंट आता है जिसकी इमेज 0 बनती है, कौन आता है जिसकी इमेज 0 बनती है। और अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, इसका मतलब एक ही एलिमेंट की इमेज 0 बन सकती है। तो इसका मतलब होगा दैट इज एकमात्र टी ऑफ 0 ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 डैश बनेगी। मतलब 0 ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या बनेगी, 0 डैश बनेगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है तो मैं लिखूंगा सो टी ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Vn इक्वल टू टी ऑफ 0, टी ऑफ 0। अब बताओ, अब हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, या फिर मैं यहां से दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। दूसरा तरीका ये है अपने पास, वो थोड़ा सही रहेगा ज़्यादा। समझना, TV1 TV2 TV3 TVn की इमेज कितनी आई है, 0 डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहां पर बीच में लिख देता हूं मैं, ये। अब बताओ एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज क्या बन रही है, 0 डैश, तो वो एलिमेंट किस में जाएगा, कर्नल टी में। इसका मतलब ये अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Vn, ये किसका एलिमेंट है, कर्नल टी का एलिमेंट है। एंड टी फ्रॉम V टू V डैश इज, कैसी मैपिंग बोलो, इज 1-1 मैपिंग है, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 है इसका मतलब है कि कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, हाँ कि ना। और हम बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट कर्नल टी में पड़ा है,
और एक तरफ बोलते हैं कर्नल टी में तो सिर्फ 0 एलिमेंट है। इसका मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं लिखूंगा सो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n vn इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखना एक बार, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 सॉरी अल्फा 1 ये v1 v2 v3 vn सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0। दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज इक्वल टू कितना है, 0। v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एंड उसके जो सारे कोफिशिएंट हैं वो सारे कोफिशिएंट भी कैसे हैं, 0 हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n भी कैसे हैं, 0 हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, एक ऐसा सेट जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 है और सारे कोफिशिएंट भी 0 हैं, इसका मतलब वो सेट कैसा बना, LI सेट बना। तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है, 0 है। एंड अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू सो ऑन इक्वल टू अल्फा n ये कैसा है, 0 है। तो मैं क्या बोलूँगा, सो v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हम लास्ट में लिख देंगे फाइनल बात, हेंस इफ t फ्रॉम v to v dash इज isomorphism then v1 v2 so on vn is Li set if and only if t v1 comma t v2 so on t vn is लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये हमने प्रूव कर दिया है कि t v1 v से लेकर के v डैश तक अगर अपने पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 1 1 और on 2 है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, तो v1 v2 v3 vn अगर LI होगा तो tv1 tv2 tv3 tvn भी LI होगा। और अगर tv1 tv2 tv3 tvn अगर LI है तो v1 v2 v3 vn भी LI होगा। बोथ साइड हमने प्रूव कर दिया है। और बोथ साइड प्रूव करने के लिए हमें ये थ्योरम थी, इस थ्योरम में जो पहले से दे रखा था वो दे रखा है। v1 v2 v3 vn को हमने LI माना और tv1 tv2 tv3 tvn को LI प्रूव करना है, तो LI की कंडीशन लेकर के LI प्रूव कर दिया हमने। और LI प्रूव करने का एक ही रास्ता है, कौन सा रास्ता, कि जो LI सेट दे रखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे। और जिसको हमें LI प्रूव करना है उसका सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिख करके उसके भी कोफिशिएंट 0 ही प्रूव करने हैं। और जिसको हमें LD प्रूव करना है तो उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर 0 लिखने के बाद उसका कोफिशिएंट कोई ना कोई ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। बस LI और LD का यही चक्कर है और इसी के ऊपर इसके सारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसकी सारी सारी थ्योरम्स हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट सभी को याद हो जाना चाहिए और साथ में इसका प्रूफ भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब बेसिस। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस। बेसिस क्या होता है वो समझना। कोई भी अपने पास वेक्टर स्पेस है कैपिटल V ओवर F, ये है एक वेक्टर स्पेस। तो कैपिटल V का एक सबसेट लेता हूं, कौन सा सबसेट, V1 कोमा V2 कोमा Vn, ये सबसेट है कैपिटल V का। अगर ये सबसेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड ये स्पेन करता है कैपिटल V को, स्पेन करता है कैपिटल V को। मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसा सेट हमें मिल जाए, एक ऐसा सबसेट मिल जाए कैपिटल V का कि जिस सबसेट के सारे एलिमेंट आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो पूरा सेट भी कैसा बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सारे ये सेट के ये सारे एलिमेंट मिल करके पूरा कैपिटल V बना दें। मतलब कि ये V1 V2 V3 Vn का अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कैपिटल V का नया नया एलिमेंट निकलता रहेगा उससे, और पता लगे कि V1 V2 V3 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही हमने पूरा V बना दिया है। इसका मतलब V1 V2 V3 Vn
कैपिटल वी को जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल वी को स्पेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर V1 V2 V3 Vn एक ऐसा सेट है हमारे पास जो कि Li है और स्पेन करता है कैपिटल V को, तो ये जो V1 V2 V3 Vn का सेट है, ये सेट हमारे पास कैपिटल V का बेसिस बन जाता है, कैपिटल V का बेसिस बन जाता है। बात शायद समझ में आई होगी, कुछ डेफिनेशन लिखो। बेसिस डेफिनेशन हमारे पास, लेट कैपिटल V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस, एंड लेट V1, V2, Vn इज बेसिस ऑफ is subset of capital V, then set S equal to V1, V2, so on Vn is called basis of capital V over F, basis of V over F if and only if first property S equal to V1, V2, so on Vn is linearly independent set, मतलब Li सेट। एंड सेकंड S इक्वल टू V1, V2, so on Vn स्पेंस या फिर जनरेट्स कैपिटल V को जनरेट करे। मतलब V ओवर F अगर अपने पास एक वेक्टर स्पेस है एंड V1, V2, V3 Vn अगर अपने पास सबसेट है एक कैपिटल V का, तो मैं बोलूँगा कि ये जो S सबसेट लिया है हमने कैपिटल V का, ये इसको बेसिस बोलेंगे वेक्टर स्पेस V की, इफ़ एंड ओनली इफ S अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो और S के सारे एलिमेंट मिलकर के कैपिटल V का सारे के सारे एलिमेंट बना दें, कैपिटल V को पूरे को जनरेट कर दें, तो मैं बोलूँगा S सेट जो है कैपिटल V को जनरेट करे और S सेट Li सेट हो तो S सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, कैपिटल V का। तो कैपिटल V का बेसिस क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई है, कैपिटल V की बेसिस। ठीक है, अब हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, डायमेंशन। क्या लिखेंगे, डायमेंशन। कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस की होती है। तो डायमेंशन क्या होती है वो समझना। हमें बोलें कि कैपिटल V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस की कोई बेसिस मिल गई है हमें S, V1, V2, V3 Vn एलिमेंट है बेसिस के अंदर, तो हम ये बोलेंगे कि बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं कि कितने एलिमेंट हैं, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही डायमेंशन होती है, वही क्या होती है, डायमेंशन। हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ठीक है, कि कितने एलिमेंट हैं बेसिस के अंदर, वही उसकी डायमेंशन होती है। तो मैं बोलूँगा लेट V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस एंड लेट कैपिटल S इक्वल टू V1, V2, so on Vn is basis of V over F। V over F की क्या है, बेसिस है। देन नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन बेसिस एस ऑफ कैपिटल V इज called dimension of कैपिटल V। समझना डायमेंशन क्या है? लेट V ओवर F अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, V ओवर F अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, और कैपिटल S इक्वल टू V1 V2 V3 Vn ये हमारे पास एक बेसिस है। कैपिटल V की क्या है? बेसिस। बेसिस मतलब Li सेट है और पूरे पूरे V को जनरेट कर देगा ये सेट, ठीक है। ये है बेसिस है V ओवर F की। तो मैं बोलूँगा देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस S। ये जो बेसिस है, इस बेसिस में जितने एलिमेंट हैं, काउंटिंग कितनी है एलिमेंट्स की, जैसे V1 V2 V3 Vn, तो कितने एलिमेंट हुए? n एलिमेंट हुए। तो n क्या बन जाएगी? इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस S वो क्या कहलाएगी अपने पास? डायमेंशन ऑफ V कहलाएगी, हाँ कि ना। किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं काउंटिंग में, वही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है। इसकी बेसिस की नहीं, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें ये भी पता लगेगा कि वेक्टर स्पेस जो है उसकी बेसिस कैसे निकालते हैं और उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल हम पहले आसान लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम थ्योरम्स में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और एग्जाम्पल्स हम लेते चले जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट V ओवर F इक्वल टू है R ओवर R। देन सबसे पहले समझना, ब्रैकेट के बाहर जो है वो V है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो फील्ड है F। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर रियल नंबर है और अंदर भी रियल नंबर है। तो मैं बोलूँगा देन हियर, ये बताओ कैपिटल V कौन है? जो कि सेट है वो रियल नंबर का सेट है, एंड कैपिटल F जो कि फील्ड है वो कैसा है? वो भी रियल नंबर का है। इसका मतलब हमें जो एलिमेंट लेने हैं वो भी रियल नंबर से लेने हैं और जो फील्ड के एलिमेंट है वो भी रियल नंबर से ही लेने हैं, हाँ कि ना। ठीक है, अब बताओ कोई एक ऐसा सेट बताओ, देन लेट S इक्वल टू, एक एलिमेंट लेता हूँ जिसमें अकेला एक ही एलिमेंट है, अकेला एक एलिमेंट। सिंगलटन सेट अगर 0 एलिमेंट के साथ बैठा है, मतलब सिंगलटन सेट के अंदर अकेले एक ही एलिमेंट वाले सेट के अंदर अगर 0 एलिमेंट है तब तो वो सेट बनता है लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और अगर अपने पास नॉन जीरो सिंगलटन सेट है, मतलब एक ऐसा सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है लेकिन वो 0 नहीं है, तब वो सेट कैसा होता है? Li सेट होता है। तो ये जो सेट है अपने पास, इसमें एलिमेंट रियल नंबर का ही है, मतलब ये V का सबसेट है। और एंड ये जो V है ये फिर अपने पास जो S सेट है ये कैसा सेट है? Li सेट भी है, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या ये पूरे R को जनरेट कर देगा? क्या ये पूरे वेक्टर V को बना देगा, R को बना देगा? बिल्कुल बना देगा। कैसे? क्योंकि R को बनाने के लिए हमें 1 का क्या लेना पड़ेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे 1 का? अल्फा इंटू 1, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। और अल्फा कहाँ से लेना है? रियल नंबर फील्ड के अंदर से लेना है। तो अगर आप कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरा रियल नंबर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन गया, 1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बन गया, 1 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 बन गया, 1 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 बन गया। तो इसका मतलब है कि आप अल्फा के रियल नंबर का एक एलिमेंट लेकर के इसको 1 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो पूरा रियल नंबर बना देंगे। तो ये अकेला एलिमेंट जो है पूरे V को जनरेट भी कर रहा है और खुद Li भी है। इसका मतलब ये क्या बन गया है? बेसिस बन गया है, ठीक है। हियर S इक्वल टू 1 वाला सेट इज सिंगलटन सेट, वो भी कैसा? नॉन जीरो सिंगलटन सेट है। इसलिए क्या बनेगा? सो S इक्वल टू सिंगलटन सेट इज Li। कैसा बनेगा? Li सेट बनेगा। एंड
एंड अल्फा इंटू 1 पूरा का पूरा क्या बना देगा, रियल नंबर बना देगा, जहाँ पर फॉर ऑल अल्फा कहाँ से है, रियल नंबर से। रियल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते रहना, पूरा पूरा रियल नंबर ही बन जाएगा। और ये रियल नंबर तो कौन सा है, कैपिटल वी वेक्टर स्पेस वाला है, और ये रियल नंबर कौन सा है, फील्ड वाला रियल नंबर है। तो मैं लूँगा फील्ड के अंदर से अलग अलग एलिमेंट लूँगा, उसको सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके मैं पूरा पूरा आर बना दूंगा। इसका मतलब है दैट इज एस इक्वल टू 1 वाला एलिमेंट जो है ये स्पेन करता है, स्पेन्स या जनरेट्स कैपिटल वी। तो एक तो अपने पास इक्वेशन हो गई ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोलूँगा, इक्वेशन 1 तो बोल रही है कि सेट एस एल आई है, और इक्वेशन नंबर 2 बोल रही है कि सेट एस पूरे पूरे वी को जनरेट करता है। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, एस इक्वल टू 1 इज एल आई सेट एंड जनरेट्स कैपिटल वी। सो अकेला एलिमेंट जो है ये अकेला एलिमेंट वाला सेट इज बेसिस ऑफ आर ओवर आर की क्या बनेगी, ये बेसिस बनेगी। आर ओवर आर अपने पास वेक्टर स्पेस, उसकी बेसिस कौन है, अकेला सिंगलटन वाला एलिमेंट। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है अपने पास अकेला 1, चेक कर लो, एक ही तो एलिमेंट है इसमें। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इक्वल टू कितना है, 1 है। सो डायमेंशन ऑफ वी, इसको किससे डिनोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ वी को DIM ऑफ वी से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू कितना बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही है। ठीक है, ये एग्जांपल था हमारे पास एक कि वेक्टर स्पेस की बेसिस कैसे निकालते हैं और उसका डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। इसी के अंदर अगर इसी एग्जांपल में अगर कोई एक बच्चा बोले कि सर कोई बच्चा बोल दे कि सर मैं तो ये जो है कि मैं तो ये जो 1 एलिमेंट है ना, इसको 1 ना लेकर के मैं तो ये लिखूंगा 2 एलिमेंट लूंगा। तो ले सकते हैं क्या, पहले बताओ 2 एलिमेंट ले सकते हैं क्या, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ इसमें। ये सही रहेगा, 1 ना लेकर के हमें अकेला 2 एलिमेंट लेना है। तो बोलूँगा हाँ ले सकते हैं। अकेला 2 एलिमेंट नॉन जीरो सिंगलटन सेट है तो एल आई होगा, और अकेले 2 एलिमेंट से आप अल्फा इंटू 2 लिखोगे तो पूरा पूरा आर भी जनरेट हो जाएगा। कैसे, अल्फा तो आपको रियल नंबर से लेना है, जैसे अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, 1 इंटू 2 बन जाएगा। और आपको अल्फा की वैल्यू 2 लेनी है तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर 3 लें तो 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। ऐसे आप अगर आपको रियल नंबर में से कुछ भी बनाना है, जैसे आपको 15 बनाना है तो आप क्या बोलोगे, अल्फा की वैल्यू लेना 15/2 और ये बाहर लिखा हुआ 2, तो 15/2 इंटू 2 मिलकर क्या बनेगा, 15 बन जाएगा। कुछ भी रियल नंबर आप बना सकते हो, मतलब पूरा पूरा आर, पूरा पूरा वेक्टर स्पेस वी आप किससे बना सकते हो, इस सिंगलटन सेट से बना सकते हो। इसका मतलब ये पूरा पूरा सिंगलटन सेट किसको जनरेट करेगा, कैपिटल वी को जनरेट करेगा, और सिंगलटन सेट एल आई भी है। इसका मतलब ये वाला सेट भी क्या बनेगा अपने पास, बेसिस बनेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि एस इक्वल टू अकेला 2 जो है ये भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। इसमें कितने एलिमेंट है बोलो, एक ही एलिमेंट है 2, तो डायमेंशन कितनी बनेगी 1, हाँ कि ना। फिर ऐसे तो आप बोलोगे कि सर मैं एस इक्वल टू अकेला 3 वाला ले लूँगा, ये भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अकेला 4 वाला भी बेसिस बनेगा, अकेला 5 वाला भी बेसिस बनेगा, अकेला 6 वाला भी बेसिस बनेगा, सारे ही बेसिस बनेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अपने पास इन्फाइनाइट बेसिस होती है, इन्फाइनाइट बेसिस हो सकती हैं, बहुत सारी बेसिस हो सकती है अपने पास, लेकिन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। इसमें भी एक एलिमेंट है, 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 क्योंकि सबकी डायमेंशन सेम होगी।
हाँ कि ना। तो डायमेंशन तो अपने पास फिक्स होगी, लेकिन बेसिस अलग अलग बदल सकते हैं आप। तो हमें ध्यान रखना है कि बेसिस के अंदर हमें जनरली 0 और 1 एलिमेंट ही यूज़ करने होते हैं। 2, 3, 4, 5 ये भी यूज़ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिस तो बन जाएगी, लेकिन वो हमारी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं रहेगी, उसको हमें सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से जब भी हमें बेसिस माननी हो तो हम यूज़ करेंगे या तो 0 एलिमेंट यूज़ करेंगे या 1 टाइप के एलिमेंट यूज़ करेंगे। 1, 0 को ही यूज़ करना है, वो हमारी स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। और जो 2, 3, 4, 5 होती हैं ये भी बेसिस होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सोल्व करने में डिफिकल्टी आती है फिर हमें। क्लियर है? तो जब भी बेसिस मानना हो तो हमें 0 और 1 में से ही कोई चूज़ करना होता है। ठीक है, 0 और 1 टाइप के एलिमेंट ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ से ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम, कोई फिक्स बेसिस नहीं होती है हमारे पास, बेसिस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, लेट v ओवर f जो है वो है हमारे पास r² ओवर r। देन और बताओ हेयर v कौन है, कैपिटल V, वो है r²। r² का मतलब क्या है, r² का मतलब है कि r क्रॉस r, और r क्रॉस r में कैसे एलिमेंट होंगे, a, b टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर a पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। तो क्या हुआ, a कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा, एंड b भी कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा। ठीक है, एंड फील्ड जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है, तो वो क्या है, रियल नंबर का है। ठीक, लेट, अब मैं कोई सेट मानता हूँ, लेट S इक्वल टू एक सेट मान लिया मैंने। सेट कैसा मानना है, V का सबसेट होना चाहिए, और V में एलिमेंट कैसे हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट है, तो अपने को पेयर टाइप के एलिमेंट वाला ही सेट मानना है। तो मैं एक सेट मान लेता हूँ 1,0 और एक एलिमेंट मानता हूँ 0,1। ये पूरा सेट है अपने पास। 1,0 वाला एक एलिमेंट है और 0,1 वाला भी एक एलिमेंट है, क्योंकि V के अंदर r² के अंदर पेयर टाइप के एलिमेंट हैं, तो पेयर टाइप का ही एलिमेंट मानना है हमें। ठीक, सही है। अब ये बताओ बेसिस है कि, सॉरी ये LI सेट है कि नहीं है। दो एलिमेंट को अगर हमें LI चेक करना है या LD चेक करना है, तो हमें ये चेक करना है कि अगर मैं एक एलिमेंट को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ और दूसरा बन जाए, या फिर दूसरे एलिमेंट को मैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ और पहला बन जाए। अगर ऐसा है तो वो दोनों है LD से, दोनों LD एलिमेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट है। और अगर एक को मैं किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ और दूसरा नहीं बन पा रहा है, या दूसरे को मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कॉन्स्टेंट से और पहला वाला नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, LI हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी वैल्यू को कि ये बन जाए। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 वाला तो 0 हो गया, लेकिन ये 0 वाला भी तो 0 ही होगा, लेकिन 0 वाला तो 0 नहीं चाहिए, इसकी जगह तो 1 आना चाहिए। तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करके ये तो 0 बना दोगे, लेकिन ये 1 कैसे बनाओगे, समझ गए। तो आप इसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं बन सकता, और इसको आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं बन सकता। समझे नहीं समझे। तो हमें इनको एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हम इनको नहीं लिख सकते हैं। तो ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो मैं बोलूँगा लेट S इक्वल टू दिस, हेयर S इक्वल टू 1,0 और 0,1 इज LI सेट। ये सेट कैसा बना है, LI सेट। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एंड अब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, अल्फा इंटू 1,0 प्लस 0 सॉरी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू 0,1। ये क्या बनेगा बताओ। अल्फा 1 अल्फा 2 फील्ड के एलिमेंट है, तो हमें रियल नंबर से लेने हैं। तो बोलूँगा अल्फा 1 इंटू V1 प्लस अल्फा 2 इंटू V2, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो, अल्फा 1,0 प्लस 0,अल्फा 2, और ये क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा 1 पहला वाला ऐड होगा, दूसरा वाला ऐड होगा, तो क्या बनेगा, कोमा अल्फा 2। अल्फा 1 कोई भी कांस्टेंट है जो कि फील्ड के अंदर से आता है, तो रियल नंबर है, और ये भी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर कोमा रियल नंबर, तो रियल नंबर कोमा रियल नंबर तो क्या बनता है, R क्रॉस R बनता है। तो ये वैल्यू एलिमेंट कहाँ का बनेगा बोलो, R क्रॉस R का बनेगा, हाँ कि ना। तो ऐसे R क्रॉस R का मैं कोई भी एलिमेंट बना सकता हूँ क्या,
बिल्कुल बना सकता हूँ। आर क्रॉस आर का अगर हम कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1,0 और 0,1 दोनों मिल करके पूरा का पूरा आर क्रॉस आर जनरेट कर रहे हैं। मतलब क्या जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल वी को जनरेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि एस सेट के दोनों एलिमेंट मिल करके पूरे पूरे वी को जनरेट कर रहे हैं। दैट इज एस इक्वल टू 1,0 और 0,1 जनरेट्स या स्पेन्स कैपिटल वी को जनरेट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, स्पेन करने वाले को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो बनेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, कैपिटल एस इज Li सेट एंड जनरेट्स कैपिटल V। सो S इक्वल टू 1,0, 0,1 इज बेसिस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। आर स्क्वायर ओवर आर की क्या बनेगी, बेसिस बनेगी। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कितने हैं, एक ही एलिमेंट और एक ही एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं, इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। डायमेंशन कितनी हो गई, 2। वही बात, बेसिस तो इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं, बेसिस तो बहुत सारे बना सकते हो, 2,0, 0,2 बना सकते हो, बेसिस बन जाएगी। लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिस है। तो R ओवर R की बेसिस स्टैंडर्ड कौन सी है, 1 वाले एलिमेंट वाली। R स्क्वायर ओवर R की स्टैंडर्ड बेसिस क्या बन गई, 1,0, 0,1 वाली, मतलब 1,0, 0,1 ये वाली स्टैंडर्ड बेसिस हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करता रहूँ सिमिलरली, तो हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं, डायरेक्ट बता दूंगा। V ओवर F अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है और वो है R³ ओवर R का, देन बेसिस कैसी होगी, S इक्वल टू बोलो 1,0,0 क्योंकि ट्रिपल एलिमेंट मिलेंगे, 3 ट्रिपल के एलिमेंट मिलेंगे इसमें, और 0,1,0 और एक एलिमेंट होगा 0,0,1। ये हमारे पास बेसिस मिलेगी। इज बेसिस ऑफ R³ ओवर R की बेसिस है। एंड कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 3 एलिमेंट। एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल V जो है वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। एक एलिमेंट ये पूरा, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, कुल मिला के 3 एलिमेंट हो गए हैं हमारे पास। तो डायमेंशन कितनी बनेगी, 3। ऐसा ही अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल V ओवर F किसके लिए, R की पावर 4 ओवर R के लिए। तो ये इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा हूँ। देन S इक्वल टू बेसिस क्या होगी, 1,0,0 और 0,1,0,0, उसके बाद 0,0,1,0 और लास्ट है 0,0,0,1 इज बेसिस। ये बेसिस है इसके अंदर। और बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। तो क्या बनेगा, एंड डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू कितनी है, 4 है। डायमेंशन ऑफ V 4 है। ठीक, ये बेसिस है, डायमेंशन है, और एक हमने एक थ्योरम कर ली है। तो कल हम अगली थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें बेसिस और डायमेंशन भी यूज होगी। क्लियर। तो बेसिस डायमेंशन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, एक थ्योरम और करवा दिया मैंने साथ में। तो अब अगली थ्योरम में हमारे बेसिस डायमेंशन का कॉन्सेप्ट भी यूज आएगा और अगली थ्योरम भी करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।